News 18 Network। नाज़रीन, क्या कहता है जम्मू कश्मीर, खास पेशकश के साथ हम हाजिर हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 के हटने के बाद किस तरह की सूरत हाल रही, क्या सोचते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम, ये आज हम आपको बताएंगे। और जानिए क्या है जम्मू कश्मीर के आवाम की आरजू और समझिए क्या सोच रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 125 लाख लोगों के मन की बात हम आप आज तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से पिछले 5 दिन पहले मरकजी सरकार ने जो फैसला लिया था 370 को राज्यसभा फिर लोकसभा में कामयाबी के साथ मंजूर कर लिया गया। इसके बाद जिस तरह के हालात रहे, जो कुछ जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, ये सारी दुनिया के सामने है। फिलहाल अभी वहां कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन ये पाबंदियां भी इसीलिए लगाई गई हैं, सरकार की कुछ मजबूरियां हैं ताकि वहां पर किसी तरह के अमन को खतरा न हो, लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान न हो, लोगों के मसाइल मजीद पेचीदा न हो। इसके लिए सरकार ने सोच समझकर कुछ पाबंदियां आयद की हैं ताकि जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदला जाए। और आपको बता दें, इस दौरान 5 दिनों में हमारे रिपोर्टर्स ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के 22 जिलों का दौरा कर हालात का जायजा लिया कि किस तरह की सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या चाहते हैं, सरकार ने आवाम के मुताबिक फैसला लिया है या नहीं, ये खुद न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा लोगों की आवाज। वो लोग जो जम्मू कश्मीर में पिछले 72 साल से बुरे हालात से गुजर रहे थे। हर दिन कुछ न कुछ मसला रहा जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 370 ही है जो जम्मू कश्मीर के आवाम की तरक्की को रोक रहा है। तो ऐसे में आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर क्या सोच रहा है, भले ही वो कहीं भी रहता हो, इसके जहन में जम्मू कश्मीर ही रहता है। तो चलिए, न्यूज़ 18 लिए चलता है जम्मू कश्मीर और हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के 22 अजला से रिपोर्ट दी है किस तरह के हालात हैं जम्मू कश्मीर में। और हालिया जिस तरह से अजित डोभाल ने भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों का दौरा किया, खासकर वादी के कुछ इलाकों का दौरा किया, वहां के आम लोगों के साथ बातचीत की और ग्राउंड लेवल पर जिन लोगों से हमारी बातचीत थी, आम लोगों का क्या कहना, आइए देखते हैं। वरुण है, मैं चनैनी से बिलोंग करता हूँ। ये जो हमारी स्टेट में 370 हटा दिया गया है, इससे हमारे यूथ को काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। ख़ास करके यूथ को, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो उधमपुर का है, चाहे वो जम्मू का है, पूरी स्टेट में यूथ को काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। कुछ पाने के लिए कुछ इसमें थोड़ा बहुत अगर गंवाना भी पड़ेगा तो उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें इसका कहीं ना कहीं लाभ ही होने वाला है, नुकसान तो बहुत कम होगा। आप खा लो। बहुत नुकसान हो गया। ये तो बाद में लगभग 15 तारीख था, यात्री था, वो खत्म हो गया सब। अब क्या करेंगे हम, हमारा रोजी रोटी यही था, तब से हम ये बैठ के। इंडिया गवर्नमेंट कहते थे बड़ा करूँगा, बड़ा हो जाएगा कश्मीर में। हमें सोचा है कुछ न कुछ हो जाएगा, लेकिन रातों रात इन्होंने यहाँ से कश्मीर को अपनी पहचान। अगर ये डाल नहीं होता तो हमारे लिए खाने पीने का कुछ नहीं होता है, सब्जी नहीं मिलती। मगर ये पता ही नहीं, अगर करना था ईद के बाद करना था कि लोग यहाँ पर जो लोग आते थे, ये शिकारी वाला ये भी अपना पैसा कमाते थे, जो पार्टी पर बैठे वो पैसा कमाते थे, मगर सबको मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ प्रो इंडियन nationalistic Kashmiris, I want to appeal to the whole world that please support my country, please support the Indian government in the historic decision that they made on regarding the Kashmir issue, which remain unresolved for the last 70 years. No amount of mediation from the United Nations or the international community has been able to solve the Kashmir issue. So this was a very positive step taken by our government, because what is this Article 370? What are its repercussions on our society?
Article 370 is a draconian law that does not allow any foreign investments to enter Kashmir, foreign or mainland Indian investments. Because of that, there aren't any globally standardized educational institutions in Kashmir. There aren't any private firms. There aren't any. There's an unemployment problem which is so rampant, which is growing so much that our youth are being pushed into drugs and out of unemployment and out of frustration. So yes, you may have heard from people who are criticizing the government's move, you may have heard that there is detention going on, but the detention is not for general public. The detention is for these pro-separatist leaders who have created havoc in the Kashmiri society. They have also been responsible in the past for genocide of Kashmiri Hindus. सर, मेरा नाम घारू भट्टी है। मैं वाल्मीकि समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आज बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में ये धारा 300 का जो कलंक था हमारे सर पे, जो एक टैग लिखा था कि द होल कम्युनिटी, जो वाल्मीकि कम्युनिटी है, सफाई कर्मचारी कम्युनिटी ही रहेगी, वो टैग आज उतर गया है और हम आज़ादी, आज हमें आज़ादी मिली है। तो आज हमें बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है। मेरी बिरादरी आज पढ़ पाएगी, लिख पाएगी, DSP, SP, IS, KS अफसर बन पाएंगे और हम एक स्ट्रीम लाइन में हमें आने का एक मौका मिलेगा। हमें यहाँ पे कुछ भी करने के लिए PRC चाहिए होता था, आगे स्टडीज करने के लिए चाहिए होता था, कोई बिजनेस करना हो या कुछ भी करना हो, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के लिए, तो हमारे लिए तो ये काफी बड़ा, काफी आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए तो हटाना जरूरी था। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि ये हटाया और हमसे अब PRC मांगा नहीं जाएगा हमारी स्टडीज के लिए। जो हमारे राइट्स है हमें वो वापस मिले हैं। मैं मंदर प्यारी वाल्मीकि दा, सानू अज बहुत खुशी हुई है कि मोदी साहब ने ये सानू नेरे कट के चानन लैन दा। मोदी साहब नू मुबारकबाद देने, शाह साहब नू मुबारकबाद देने कि सानू हनेरे विचों कट के चानन विच आंदा। मैं मंदर प्यारी वाल्मीकि दा, सानू अज बहुत खुशी हुई है कि मोदी साहब ने ये सानू नेरे कट के चानन लैन दा। मोदी साहब नू मुबारकबाद देने, शाह साहब नू मुबारकबाद देने कि सानू हनेरे विचों कट के चानन विच आंदा। पहले तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ अपने PM का, बट जिस वे में उन्होंने किया, हाँ, उसको लेके थोड़े से इश्यूज़ हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो उनका डिसीजन अच्छा है। 370 आर्टिकल जो है वो हटने से काफ़ी सारी मतलब जो हमारे यंग यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिस चीज़ को लेके मैं काफ़ी खुश हूँ। मतलब एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी इशू है यहाँ पे, तो उस चीज़ को लेके देखा जाए तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। हाँ, जिस वे में डिसीजन लिया गया है उसके कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो शायद रहेंगे फ्यूचर में भी, बट ओवरऑल हम लोग खुश हैं। Yes, of course. First, I am in class 12th and I am a commerce student. तो जैसे कि JNK में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ नहीं थी, तो 370 हटने के बाद यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स ऑफ़र करेंगे। तो और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खोलेंगे यहाँ पे, तो हमें ज़्यादा इजी होगा वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि हम ऐसे पहले, जैसे मेरे सीनियर मेट्स थे तो वो बाहर अलग स्टेट में जाते थे जॉब लेने के लिए, तो अब हमें थोड़ा इजी रिलैक्सेशन हो गया है, तो हम अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे JNK में रह के जॉब कर सकते हैं। हम इसको वेलकम करते हैं। हम इधर मुसीबत में फंसे हैं, बीमारियों ने मार दिया, बूढ़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं बेचारे, बीमारी उनको पड़ी है बेचारे, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को कुछ है, दवाई के लिए पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम इधर मर रहे हैं। अगर भगवान ने चाहा तो हम अपने घरों में जाएंगे, मोदी की मेहरबानी होगी। आज तक किसी ने नहीं पूछा, अब मोदी जी आए हैं, हमें आशा है कि हमें भी कुछ मिलेगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस धारा को खत्म करने के लिए कहा, तो कश्मीरी पंडित इसको वेलकम करता है, स्वागत करता है, और हम अपने सब देशवासियों से, जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि हमने धारा 370 को 70 साल रहने के बावजूद भी उसको देखा और एक बार इसको खत्म होने के बाद भी देखेंगे। तो ये तो बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम थी इधर, जो लोगों के तक पहुंचता नहीं था लोगों तक।
आरबीए था, ये आरबीए कैटेगरी के जो तो SC ST का था उनका फ़ायदा नहीं था। 36 स्कीमें हैं आज तक जम्मू कश्मीर में चल रही, मगर कश्मीरी पंडित के लिए एक भी स्कीम नहीं है। कहीं को ग्रीन कार्ड मिलता है, कहीं को येलो कार्ड मिलता है। आयुष्मान भारत हो, हॉस्पिटलों के लिए कालीन में ग्लूकोज की बोतल तक खरीदनी पड़ती है। हो सकता है शायद इससे हमें कोई राहत मिल जाए। हाँ, बहुत सारे मतलब इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएंगे। हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, काम के लिए अगर मतलब कोई मतलब पढ़ाई नहीं कर पाता था, उसको अगर प्राइवेट काम में, प्राइवेट सेक्टर में काम चाहिए था, उनको बाहर जाना पड़ता था। अगर उसको उधर वहाँ 10,000 रुपये मिलता था तो 10,000 में उसको 5,000 रुपये सिर्फ वहाँ किराया ही देना पड़ता था। तो वो किराया भी उसका बचेगा, यहीं पर उसको काम मिलेगा। उनकी हर बात अच्छी लगी, उनकी हर बात अच्छी लगी अगर वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो तो। जैसे आपने जो आपने भी सुना, मैंने भी सुना, डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा पे एजुकेशन की बात की, उन्होंने तरक्की की बात की, उन्होंने कहा पे कश्मीर को जो है हम एक हमारा ताज है, इसको वही टूरिज़्म की बात की उन्होंने वहाँ की दस्तकारी की बात की, हर बात की। लेकिन जो ये बातें क्या वहाँ सबसे पहले हमें ज़रूरत है पीस की। पीस होगा तो ये डेवलपमेंट वहाँ होगी, अगर पीस ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी। ऐसा ना कभी किसी ने पहले सोचा था, ना ऐसा हो सकता था। ये मोदी ही थे जिन्होंने ये करके दिखा दिया। इट इज़ ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट। स्टेट के लोग तो गुलाम बने हुए थे तब से लेके, ये बेचारे पता नहीं कौन से मेन स्ट्रीम लीडर बने हुए थे, जो महबूबा हैं, जो वो हैं, कह रहे थे आज़ादी चाहिए। आज़ादी तो उनको नेहरू ने दे ही दी थी, लेकिन आज़ादी को हजम नहीं कर सके जे। अब आज के दिन में 5 अगस्त को आज़ादी सबको मिली हुई है, अब ये आज़ाद है। अब इंडिया का कोई हर कानून जहाँ पर लागू होगा, हर प्रोग्रेस होगी, हर लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये बहुत बड़ा एक फैसला जो ले लिया है, जो कोई नहीं ले सकता था, जो मोदी ने लिया। हम तो बहुत खुश हैं इस बात के लिए कि मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया। और कश्मीर के लोग जो कहते थे कि आज़ादी चाहिए, लेकिन हमें तो जम्मू में आज़ाद नहीं थे, अब हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं। हमारी बेटियां भी चलो किसी के साथ बाहर शादी करेंगी तो वो इधर ही रह सकती हैं, नहीं तो वो जहाँ की हकदार नहीं थी। अब बहुत अच्छा लग रहा है, मोदी जी ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है। और बड़े दिल वाले हैं मोदी जी, जो भी फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे हिंदुस्तान के लिए, और बहुत दूर तक लेके जाएंगे इंडिया को। इसकी वजह से जो वुमेन्स होती थी उनको प्रॉपर राइट नहीं मिलता था, प्रॉपर्टीज़ का इशू था, ये था जो लड़कियां बाहर मतलब इंटरकास्ट मैरिजेस हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था। तो उसकी वजह से अब जो ये हट गया है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको मतलब हिस्सा मिल सकता है। जैसे कोई ओनली गर्ल चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स की, तो वो मतलब हिस्सा मांग ही नहीं सकती थी उनसे, बिकॉज ये जो आर्टिकल था, बिकॉज ऑफ दैट। तो अब उसकी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हुई है, अब हर किसी को अपना अपना राइट मिला है। तो उसकी वजह से अब जो बाहर के लोग आएंगे इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो उसकी वजह से ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी हो जाएगी। मुझे लगता है और मैं होपफुल हूँ कि जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो अगर करते हैं तो कश्मीर एक नया कश्मीर बन सकता है। यूथ के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, टूरिज़म के लिए, जिन सब चीज़ों को उन्होंने टच किया है, मैं समझता हूँ पूरी रियासत में उसकी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ एक नासूर जो है, सबसे बड़ा नासूर जो हमारी रियासत में 47 के बाद पनपा और फला और फूला, वो था करप्शन। और करप्शन और मिस गवर्नेंस, ये 2 चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें जाती हैं, गवर्नर रूल आते हैं, गवर्नर रूल जाते हैं, लेकिन लोगों के एस्पायरेशंस पे कौन सी हुकूमतों ने काम किया जो बाकी रियासतें इतनी आगे चली गई और हम वही 47 से आज तक फिर कश्मीर का रागते रह गए। तो क्या चीज़ें थी जिन्होंने कश्मीर को, जम्मू को, लद्दाख को नहीं आगे जाने दिया, बढ़ने नहीं दिया? उन चीज़ों को अगर आप फोकस करते हैं तो मैं समझता हूँ ये जो एक एक्सपेरिमेंट आपका है, ये एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल होगा कि आप लोगों का जो सुकून है, जो अमन है, जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, ये जो बाकी चीज़ें हैं, उन पे अगर आप फोकस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना। और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकने के लिए हर बंदा, हर इंसान जम्मू कश्मीर का आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। तो 370 का फ़ायदा कुछ चंद फैमिलीज़ को, कुछ पॉलिटिशियंस को ही मिल रहा था वैली में, जो कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शंस में भी रुकावट ला रहे थे। वहाँ पर पंचायत की इलेक्शंस नहीं हो रही थी ताकि उनकी फैमिलीवाद, उनकी फैमिली की जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहे। और जो सेंटर का जो निर्णय लिया गया यूटी का,
उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई सीएम रहा है तो जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन पे कहीं ना कहीं जो है इनकी रोक टोक रहती थी। तो अब जब सेंटर के डायरेक्ट ये मतलब सेंटर जब इसमें लुक आफ्टर करेगी तो सेंटर की डायरेक्शंस पे यहाँ पे पुलिस काम करेगी। उससे ये फ़ायदा है कि यहाँ का कोई भी जो पॉलिटिशियन है, अगर उनका झुकाव किसी भी हुर्रियत या किसी भी तरह के लीडर्स सेपरेटिस्ट की तरह रहता है तो वो उसे अंजाम नहीं दे सकते। ये जो सेक्शन हटने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो जितनी भी सेंटर्स की हमारी स्कीम्स हैं जो कि यहाँ पे लागू नहीं हो पाई थी वो सारी लागू होंगी। उसमें एजुकेशन, रिजर्वेशन, यूथ के लिए नौकरियाँ और बड़ा कुछ है जो कि जम्मू में कश्मीर में भी लागू होगा। और जम्मू कश्मीर का जो यूथ है उसको बिल्कुल नौकरियाँ मिलेंगी, हर तरीके से नौकरियाँ मिलेगी। आने वाले समय में जो 70 साल से जिन चीज़ों से हम वंचित थे, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो टूरिज्म हो, तो डेवलपमेंट के ऊपर भी विकास जो है उसकी गति बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी जो है वो हमेशा विश्वास दिलाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास भी है। पहले हम इन लोगों के नीचे दबे हुए थे, जो लीडर हमारे थे वो कभी हमें पूरा हिस्सा देते ही नहीं थे, नहीं मिलता था। जो दिल्ली से जाता था वो सब बांट के खा लेते थे, कोई इधर उधर की बात नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि अभी जो मोदी प्रधान जी ने बोला है ये पूरा होगा, अब ये पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास दिया कि पूरा विकास होगा, सब कम्युनिटी का विकास होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलेंगे और विकास होगा। जो 70 साल से आज तक विकास नहीं हो सका तो वो विकास करेंगे। जो भी जहाँ पर गुर्बत है, गुर्बत दूर होगी उससे। जैसे उन्होंने पंचायतों पर दिया कि पंचायतें जो उन्होंने अभी इलेक्शन करवाए, पंचायतें जो है एम्पावर की उन्होंने इसलिए की कि ग्राउंड रियलिटी पता चले और ग्राउंड पर काम हो ताकि पूरी स्टेट का विकास हो। बिल्कुल 95% जो करगिल है यूटी के अपोज में, बिल्कुल अपोज में है और हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं कि ऑलरेडी जो JNK है उसकी एक अपनी स्टेटस थी और हमें रिजर्वेशन होता था ऑलरेडी। यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें पता है कि यहाँ पे वीक ही है, यहाँ पे कुछ खास नहीं। और हमें बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो स्टेटस है वो हटा के आप लोगों को दिल्ली के बच्चों के साथ कम्पीट करना है, जो कि आपको पता ही है। यहाँ के एक ST का बच्चा जो यहाँ पे एक ऐसे माहौल में पढ़ रहा है जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी उतने नहीं है और उसको अब कम्पीट करना है बाहर के स्टूडेंट्स के साथ, ये तो ज़रा से ज़रा इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ। युवा होने के नाते जम्मू कश्मीर के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें 70 साल की जंजीरों से मुक्त किया। अब आने वाला जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर होगा। अब आने वाला जम्मू कश्मीर परिवारवाद मुक्त जम्मू कश्मीर होगा। अब आने वाला जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर होगा। मेरा नाम मेहरान, मैं किश्तवाड़ का लिंक रोड का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने 370 जैसे शराब से हमारी JNK स्टेट को मुक्त कराया है। और काफ़ी 370 को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा था, काफ़ी लोगों के दिल में ये विचारधारणा थी कि अब हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी, अब हमारी स्टेट पे बाहर वाले आके राज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी के अभी रिसेंटली इंटरव्यू से साफ़ हो गया है कि अब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ पर आएगी। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट नौकरियों का सवाल है, मोदी जी ने इतना भी साफ किया है कि पहली प्रेफरेंस हमारे JNK वालों को दी जाएगी। तो इस चीज़ से हम बहुत खुश हैं। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी। उससे क्या होगा, जैसे हमें नौकरियों के लिए बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, तो अब हमें वो नहीं करना पड़ेगा। अब हमें सीधा अपनी ही स्टेट में, अपने ही घर में हम जहाँ पे सुबह जा सकते हैं और शाम को घर में आ सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, अमित जी शाह का भी करती हूँ और मोदी जी का भी करती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया हमारे बच्चों के लिए, रोज़गार के लिए जो उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया, वो अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। हमारे जो जम्मू कश्मीर की औरतें हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं और हमारे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बेटे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो 370 ये तोड़ा, ये बहुत अच्छा किया, हमें इस पर जश्न मनाना चाहिए कि ताकि हमें इस चीज़ का दुख नहीं होना। कुछ लोग हैं जो बौखलाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको बौखला नहीं दीजिए। कब तक बौखलाएंगे? बौखला के चुप हो जाएंगे। जैसे मैंने अपने मोदी जी का इंटरव्यू सुना कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको हर चीज़ की हम
जैसे पहले एमएलए होते थे, मिनिस्टर वगैरह होते थे, हम वही रखेंगे, हम वही चीज़ें करेंगे, मगर हम इसमें कोई वो दौरा ही नहीं करेंगे। जो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए वो मिलेगा, चाहे यहाँ के जम्मू के हैं, चाहे कश्मीर के हैं, लद्दाख के, उनको हर चीज़ मिलेगी। ऐसा होता था हमारी जो मेजॉरिटी की लड़कियां थी वो बाहर काम करने के लिए उनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अब जब धारा 370 टूट गई है, इससे हमारा जो मेजॉरिटी है इससे हम आज़ाद हो गए। जम्मू में इंडस्ट्रियां खुलेंगी तो हम जम्मू में ही काम कर सकते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने ही स्टेट में काम कर सकते हैं। पहले पूरे लद्दाख वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि लद्दाखियों का एक बहुत बड़ा सपना और एक बहुत बड़ा डिमांड जाके पूरा हुआ है। और साथ साथ में हम केंद्र में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का भी हम तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वो उन्होंने करके दिखाया और लद्दाख को अलग से यूटी का दर्जा दिया। और हम इस बात को लेके बहुत खुश हैं और हमारा पहले से ये डिमांड था कि लद्दाख को कश्मीर से आज़ाद किया जाए, लद्दाख को कश्मीर से अलग किया जाए। तो ये कोई बहुत पुराना डिमांड है। पिछले 70 सालों से हमारे चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो, पूरे लोगों ने इसमें अपना पूरा जोर इसमें लगाया और 70 साल के इंतज़ार के बाद आज हमें ये मौका मिला। आज हम बहुत खुश हैं और लद्दाख को यूटी मिलने से लद्दाख में तरक्की होगी, लद्दाख में एक नया युग शुरू होगा। यहाँ पे पीस तो पहले से ही था और लोगों में और भी भाईचारा बढ़ेगा, तरक्की होगा और एक नया युग का शुरुआत होगा। क्या कहता है जम्मू कश्मीर में अवाम का रद्देमल, अवाम की आवाज जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैदान अराफात का पुरनूर मंजर, खाने $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
खास पेशकश क्या कहता है जम्मू कश्मीर में, एक बार फिर आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में आवाम की आवाज क्या है, आइए मजीद देखते हैं। नाम दिलदन नमजल है, मैं नुब्रा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक्स एमएलए रह चुका हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन दिया है कि बाइफिकेशन का, जम्मू और कश्मीर को एक यूटी विद लेजिस्लेचर दिया और लद्दाख खिते को एक यूनियन टेरिटरी घोषित किया विदाउट लेजिस्लेचर, जो डिसीजन का जो लिया है मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उसका वेलकम करता हूँ। मगर लद्दाखियों का एक डिमांड एक अधूरा रह चुका है, क्योंकि आपका यहाँ का एस्पिरेशन ये रहा है कि 1947 से जितने भी पॉलिटिकल लीडर हो, रिलीजियस लीडर हो, उनका एक डिमांड रहा है कि कल्चर और इकोनॉमिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के, रिजर्व रखने के लिए कि हमें यूटी विद लेजिस्लेचर। जुले, मेरा नाम मुरुफ संजन है और मैं एक लद्दाख का निवासी हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिल से गहरा उनके शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारा जो यूटी का मुद्दा था 70 सालों से चल रहा था वो फुलफिल हुआ, और हमने सोचा भी नहीं था कि यूटी का डिमांड जिस तरह से मुहिम चला रहे थे लेकिन इतना जल्दी मिल जाएंगे हम कभी नहीं सोचे थे। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ ही साथ जैसे यूटी मिला उसके साथ हमारा जो लद्दाख का ऑटोनोमस बॉडी हिल काउंसिल है उसको इंटेक रखा गया। तो उसमें इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंटेंशन को हम देखते हैं कि लद्दाख की तरक्की को ध्यान में रखते हुए हमें यूटी मिला। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत मतलब उम्मीद रखते हैं आगे हमारे लद्दाख को बहुत तरक्की मिलेगा, और प्राइम मिनिस्टर की जो कि लद्दाख और कश्मीर को एक नया दिशा मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं लद्दाख और कश्मीर अलग हो गया हालांकि, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हम एक नई दिशा पे चलेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह हमारे नेबरिंग स्टेट जो करगिल में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है, सुनने में ये आया है कि ये कुछ लीडरों का काम है, आम आवाम खुश है। जैसे कि कल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने यहाँ एक बड़ा सेलिब्रेशन का ऑर्गेनाइज किया कि यूटी मिलने के बाद एक सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया। उसमें जो करगिल रीजन के जो बुद्धिस्ट रीजन डोमिनेटेड के डेलीगेशन भी वहाँ शामिल है। उन्होंने साफ कहा है कि हम यूटी के साथ है, तो यूटी मिलने से बहुत खुश है। और लद्दाख का जो कनेक्टिविटी का इशू रहा है या कुछ भी इशू रहा, इससे मतलब आगे मतलब कनेक्टिविटी और ये सारा इम्प्रूव हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा उम्मीद है लद्दाखी लोगों के, और देखते हैं आने वाले दिनों में लद्दाख का और तरक्की ज़्यादा होगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो 370 अभी ख़त्म हुआ है, इससे हमें खुश होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुसलमान को खुश होना चाहिए। हमें यहाँ पे वक्फ बोर्ड को मैं लेकर चलूँ, जैसे औकाफ डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारी धांधलियाँ साबका गवर्नमेंट ने साबका जो सीएम थे उन्होंने की है। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये जो औकाफ डिपार्टमेंट है ये वक्फ बोर्ड बनेगा अनकरीब। इसमें जो मदारिस हैं हमारे वो भी वक्फ बोर्ड के अंडर आएंगे, और जो उलमा लोग हैं जम्मू कश्मीर में, मौलाना लोग हैं, इनको भी वक्फ बोर्ड में रोज़गार मिलेगा। और इससे अच्छा और कदम क्या हो सकता है कि मरकज़ी गवर्नमेंट जो उलमा को और मदारिस के स्टूडेंटों को वक्फ बोर्ड के दायरे में लाएगी। और जम्मू कश्मीर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पीस, अमन और भाईचारे से कायम रहें, क्योंकि ये हमारे फलाह व बहूद और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा कदम है जो मरकज़ी गवर्नमेंट ने उठाया है। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों से खास करके यूथ से कहना चाहता हूँ कि आप अमन और भाईचारा कायम रखें, और आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फैसले का हम खैर मकदम करते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को भी उसका खैर मकदम करना चाहिए। और ये चंद जो लोग थे, सियासतदान थे, जिन्होंने अपनी कुर्सी के लिए बनाए रखा था इस सिलसिले को, तो उनको भी समझना चाहिए कि लोग जो है इसको नहीं चाहते हैं। लोग अब अमन चाहते हैं। और कश्मीर के चंद जो लीडरान है उनको खौफ है, ना कि कश्मीर के आम लोगों को खौफ है, ना जम्मू के लोगों को खौफ है। हम केंद्र सरकार के साथ हैं। ऐसे जो इक्वल जो इन्होंने हमें राइट्स देने का एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम इनका स्वागत करते हैं। हमारा बिल्कुल इनके साथ समर्थन रहेगा। बहुत ही बॉर्डर के लोगों को शांति मिलेगी। आए दिन कोई कश्मीर में बयानबाजी करता, कोई जम्मू में अलग अलग, उससे टेंशन बन जाती थी बॉर्डर पे। अभी इससे थोड़ी बॉर्डर पे शांति आएगी। जो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उनके साथ हैं, ठीक है, अच्छा किया है। इससे बॉर्डर में हमारे लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, बॉर्डर पे शांति रहेगी। बहुत ही इसका स्वागत करते हैं। हम जोरदार स्वागत करते हैं, और मोदी जी का, खासकर अमित शाह जी का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला लिया था। ये कांग्रेस को काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था। जो NCPDP इनके साथ मिली हुई थी, गद्दारों की पार्टी थी सारी, ये आज मोदी सरकार ने छुटकारा दिला दिया हमारे जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू को। इतना फ़ायदा है कि हम बता ही नहीं सकते। सर पहले ये था
कि हमारे जो रोजगार था वो हमारे जम्मू के लिए सर बहुत कम था। तो अभी ये है सर जी कि मतलब जो रोजगार है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा सर। तो हाँ सर, हम बॉर्डर पे रहते हैं लोग, इधर रोज़ सर गोलाबारी होती है। हाँ जी सर, तो कश्मीर में भी बहुत ख़राब है। तो इसके साथ जो भी मतलब मोदी जी ने किया बहुत अच्छा किया सर। मेरा एज है 77। मेरा एज है 77। जब से मैं थोड़ा उम्र भी हो गया तो मैंने ये खाली यही देखा है और कुछ नहीं देखा, खाली तबाही देखा है। अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ। 30 साल हो गया यहाँ, इतना खराबी है, इतना खराबी कोई समझो बात नहीं है, बहुत खराब है कि जिस तरह से कल कुछ पता नहीं है। अब हम तो क्या बोलेगा, हमको मुझे दिखाई नहीं दिया कुछ, क्या बोलेगा। अभी तो क्या, अभी शुरुआत हो रहा है, अभी तो कुछ पता नहीं है। यहाँ पे पीस कैसे आ जाए? द थिंग इज, आपने जो आपके पॉलिटिशियंस जो फारूक अब्दुल्ला जी हो गए, आपकी पीडीपी वो महबूबा मुफ्ती, शी इज अ ड्रामा क्वीन, एवरीबडी हैज बीन प्लेइंग पॉलिटिक्स। जो यहाँ पे मेन सफर हो रहा है वो आम इंसान हो रहा है। वी आर सफरिंग हियर। अभी तक हमने खाली पॉलिटिक्स में मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, फारूक अब्दुल्ला का ड्रामा, महबूबा मुफ्ती का ड्रामा, हमने ड्रामा खाली, और जो सफर हुए हैं वो सफर हुए हैं लोग, आम इंसान। देयर इज नथिंग हैपनिंग इन कश्मीर। कश्मीर इज राइट नाउ हैव बीन पुट इन प्रिजन। जब महाराजा ने इलाज किया, मानते हैं हमने, उसने इलाज किया। जब दफा 300 ये भी रखा उसी ने, 35 दफा 300 सर महाराजा ने रखा। जब वो टूट गया तो इलाज भी टूट गया इसके तय। जी, मेरा नाम हाजी गुलाम रसूल है। मैं एक्स पंचायत मेंबर हूँ। मैं उधमपुर चेरी सिवेल का रहने वाला हूँ। ये तो इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, वो तो फ़ायदा होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमें तो बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि जम्मू वालों को कुछ नहीं मिलता था, जम्मू वालों को नौकरियाँ नहीं मिलती थी, हम दर होते थे। हमारे बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग इतने अच्छे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे जम्मू वालों को नौकरी नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री जी ने जो अच्छा बोला कि हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, हमारे जम्मू के हित में ही करेंगे। तारिक शाह उधमपुर JNK से जो एक नया फैसला सेंट्रल सरकार ने लिया, मोदी सरकार ने लिया है, पहले तो हम उसका वेलकम करते हैं। और एक नई बात जो कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि नए कश्मीर का आगाज़ होगा, तो हम ये समझते हैं कि एक नए कश्मीर का आगाज़ जो है वो शुरू हो गया है। तो आज ये आर्टिकल 370 जो तोड़ा गया है, तो ये एक डायनेमिक फैसला था, ये मोदी सरकार ही कर सकती थी, दूसरा कोई नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ हमारी एक अपील है सरकार के साथ कि एक लैंड एक्ट और एम्प्लॉइज़ जो हैं इनके बारे में ध्यान रखा जाए। जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जैसे हिमाचल में है, इस तरह जम्मू कश्मीर में भी जो है लोगों की जो ज़मीन है उनका अपना हक रहना चाहिए उस पर, और बाहर के बंदे आके जो ज़मीन यहाँ पे ना लें। तो बड़ी खुशी की बात है, आने वाले टाइम पे यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा, बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट आएगी, और इसके साथ साथ जो है कई किस्म की जो है तरक्कियाँ जो रुकी हुई थी वो खुलेंगी। युवा के लिए से नए साधन और रोज़गार का कोई तरीकाकार अगर बनता है तो इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन की फ़िज़ा और शांति जो है वो बहाल हो सकती है। जिन हाथों में पत्थर हैं उन हाथों में रोज़गार होगा, तो मैं ये समझता हूँ जम्मू कश्मीर की आधी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाती है। सरकार का फ़ैसला जो है वो मुल्क का फ़ैसला है, और हम सब जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। मेरा नाम जायदा अख्तर है, मैं उदयपुर से हूँ, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था हम लोगों के लिए ये फायदे होंगे, हम नौजवानों की बेरोजगारी कम होगी, हमें इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इससे खुश ही हैं कि क्योंकि हम बेरोजगार थे बाहर के, हमें इसमें बहुत सारे थोड़े बहुत फायदे तो होंगे, क्योंकि बाहर के लोग अगर यहाँ कर आकर तरक्की करेंगे तो हमें उसके लिए बेनिफिट ही होगा, बेरोजगार और कॉलेज स्टूडेंट। जी, मैं हिना हूँ और मैं बालिहाल से हूँ, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो ये डिसीजन है वो उससे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमें जो है अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे कॉलेजेस आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी क्योंकि फैक्ट्रीज़ बनेंगी। तो इस एक्ट से जो एक्ट टूटा है इससे मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने 370 आर्टिकल ख़त्म किया, क्योंकि एक्चुअली 370 आर्टिकल की वजह से पाकिस्तान अपना जो भी था एजेंडा फैला रहा था यहाँ पे एंटी नेशनलिस्ट का,
तो उससे टेररिज्म को काफ़ी बढ़त मिल रही थी। तो अब घाटी में काफ़ी शांति आएगी, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी। मेरे बहुत ज़्यादा खुशी है, मोदी साहब ने ये अच्छा कदम लिया है। इससे हर एक को, हमारे लोगों को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो मिलिटेंसी में भी इसमें काफ़ी फ़र्क, मेरे अंदाजे से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये अच्छा कदम लिया है। इसमें हर किसी भी स्टेट का दूसरे भी आकर यहाँ रह सकते हैं, अच्छी तरह बसते हैं, ज़मीनें वगैरह हर चीज़ खरीद सकते हैं। तो क्या कहता है जम्मू कश्मीर, आपने देखी आवाम की आवाज़। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपने 2 नुमाइंदों को जोड़ेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। वक्त एक ब्रेक का। दिल में देश और देश की जुबान केसरी। आप सभी को India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो क्या कहता है जम्मू कश्मीर में, आपने आवाम की आवाज़ को सुना, आवाम के रद्दमल को देखा कि किस तरह का माहौल 370 आर्टिकल 370 को सरकार की जानिब से मनसूख करने के बाद लोग क्या सोच रहे थे, क्या जानना चाहते हैं और आगे अपने मुस्तकबिल को वो कैसे देख रहे हैं, ये सब कुछ न्यूज़ 18 ने आपके सामने रखा है। अब सीधे रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। हमारे 2 नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सनम तसद्दुक और मनोज कौल। सनम तसद्दुक, पहले जानना चाहेंगे वादी से क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट देंगे, आज किस तरह की सूरत हाल रही? जी जिलानी, अगर हम बात करें आज यहाँ पे जो पुराना शहर के इलाकों की बात करें तो वहाँ पे दफ़ा 144 सख्ती से अमलाया जा रहा था, और वहीं अगर हम सिविल लाइंस की बात करें तो सिविल लाइन एरियाज़ में किसी हद तक नरमी देखने को मिली और लोगों की आवाजाही देखने को मिली। हालांकि कुछ जो सड़कों पे लोगों की नकल हरकत भी देखी गई, लेकिन जो दुकानें हैं वो बंद रहीं और लोग वही बाहर निकले जो मेडिसिन्स के लिए या कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए या फिर बाकी ज़रूरी कामों के लिए वो घरों से बाहर आए। लेकिन हमारी बात भी हुई जो कसाब है, उनका ये कहना है कि जो लोग
3 या 4 भेड़ों की कुर्बानी दे रहे थे, लेकिन इस बार भी वो एहतियात से पैसा खर्च कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में कैसा वक्त रहना है। और वो जो ये दीनी फरीज़ा अंजाम देने के लिए एक भेड़ ही खरीदते नज़र आए और कहीं ऐसे कसाब भी थे जिनका ये कहना है कि कई दिनों से उनके पास कोई भी ग्राहक नहीं आया, कोई भी ख़रीदार नहीं आया कि जिनको वो अपना जो मवेशी है या जो भेड़ है ये वो बेच सके। लेकिन कुल मिला के अगर हम देखें तो हालात अभी भी तनाव में हैं और यहाँ पे हालात वैसे अभी नॉर्मल नहीं हुए। जैसे बात की जा रही है कि डील दी जाएगी या बाकी, या लोगों के जहनों में अभी भी खदशात है कि अगर वो बाहर आते हैं तो कैसे वो कहाँ पे फंस जाते हैं और क्या, जैसे आपको पता है कि टेलीफोन कम्युनिकेशन भी ठप है यहाँ पे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही है। और हमारे आज अगर हम बात करें जो हमारे मुख्तलिफ ज़िलों में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर्स हैं, उनको भी श्रीनगर तक आना पड़ता है अपने जो फील्ड्स लेने के लिए, ताकि जो लोगों के मसले मसाइल है, जो उनके जो दिक्कतें हैं वो मंजर आम पे ला सके। और लेकिन उसमें भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल है या फिर टेली कम्युनिकेशन की भी फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है, और फिर यहाँ तक श्रीनगर तक पहुँचना भी उनके लिए आसान नहीं रहता, क्योंकि कई जगहों पे 144 को सख्ती से अमलाया जा रहा है। जी ठीक है, मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। मनोज, 5 दिन की बंदिशों के बाद आज काफी राहत जम्मू कश्मीर में जम्मू में देखी गई, क्या कुछ देखने को मिला आज जम्मू में? देखिए जिलानी, आज सुबह से ही जम्मू में रौनकें लौट आई, बाजार खुल गए, स्कूल कॉलेज सरकारी दफातर में काम होता रहा और जो बाज़ार है यहाँ के उनमें जो लोग देखे गए वो शॉपिंग करते देखे गए, जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनकी ख़रीदारी होती रही। ख़ास तौर पे आज जो अब चूँकि ईद आने वाली है, पीर को ईद है, तो उसके सिलसिले में भी यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मार्केट थे जहाँ लोग ईद की ख़रीदारी करते हुए नज़र आए, तो उससे रौनकें जो है वो दोबाला हो गई। बाकी को जो रोज़मर्रा का काम है लोगों का, वो रोज़मर्रा का काम भी होता रहा। स्कूल कॉलेजों की अगर बात करेंगे तो जहाँ वहाँ पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा अच्छे से, वहीं जो यौम आज़ादी की जो तकरीबात हैं उसके सिलसिले में भी तैयारियाँ होती रहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कूली बच्चे या कॉलेज के जो बच्चे हैं वो यौम आज़ादी की तकारीब में हिस्सा लेते हैं। कोई किसी का झांकी होती है, किसी का डांस का प्रोग्राम होता है या परेड का प्रोग्राम होता है, तो वो भी देखने को मिले। और साथ ही हमने ये देखा कि जो पिछले 4-5 दिनों से, हालांकि यहाँ ज़्यादा बंदिशें तो नहीं थी, लेकिन 4-5 दिनों से जो जिस तरह का माहौल जम्मू में था, एक आज एक आज़ाद माहौल सा लग रहा था और एक पुरअमन फ़ज़ा चारों तरफ थी। और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आज हालात हैं, इस तरह के ही हालात अगर रहे तो पीर को जब ईद की नमाज के लिए लोग निकलेंगे तो वो बेखौफ होकर निकलेंगे और पूरी अच्छी तरह से जो ईद। मनोज, गवर्नर ने भी यही बात कही है कि बेखौफ होकर ईद मनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलतें दें, तो क्या उम्मीद की जाए कि ईद के दिन बहुत ज़्यादा हद तक जो है राहत मिल सकती है जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर? देखिए जिलानी, राहत की बात अगर करें तो राहत कब मिल सकती है ये हालात पे डिपेंड करता है। आज हमने देखा कि अनंतनाग में जब अजीत डोभाल गए थे तो वहाँ कुछ एरियाज़ में जो है डील दी गई थी, जंगलात मंडी का एरिया हो या जो लाल चौक का इलाका है अनंतनाग का, वहाँ कुछ लोग देखे गए, लंबी लंबी लाइनें देखी गई लोगों की, और अजीत डोभाल देखे गए लोगों के साथ बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए। तो वहाँ जिस तरह का माहौल लग रहा था और वो जो डील दी गई थी उस दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, तो उससे ऐसा लगता है कि हालात धीरे धीरे जो हैं मामूल की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन कितनी जल्दी मामूल पर लौटेंगे ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे इलाके हैं, जैसे सनम तसद्दुक बता रहे थे कि श्रीनगर में और बाकी के जो अजला हैं, साउथ कश्मीर के बहुत सारे जो टाउन्स हैं, वहाँ पर अभी भी कशीदगी पाई जा रही है। अब कोशिश सरकार की यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हालात ठीक हों, जो टेम्पर्स हैं, जो गुस्सा है वो कम हो जाए और उसके बाद लोगों को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और अभी तक जो लग रहा है, जैसे गवर्नर ने कहा है कि ईद के लिए तैयारियां हो रही हैं और अच्छे से ईद मनाई जाएगी, ईद की नमाज जो है अदा की जाएगी अच्छे से। लेकिन जो हमें लग रहा है जिस तरह के हालात अभी कश्मीर वैली के अंदर हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जो मकामी मसाजिद हैं उसमें नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़्क़द होंगे, जबकि जो बड़े इज्तिमात होते थे, जैसे ईदगाह श्रीनगर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, इसी तरह जो जिला सदर मकामात हैं वहाँ पर जो ईदगाह
ईदगाह हैं वहाँ पे इज्तिमात होते हैं, तो शायद वो नहीं हों। हालांकि ये कहना भी कबल वक्त होगा। जैसे मैंने बताया कि जो इंतज़ामिया है वो लगातार ये कोशिश कर रही है, हालात को मॉनिटर किया जा रहा है, और अगर इंतज़ामिया को लगता है, हुकूमत को लगता है कि उस तरह के हालात हैं कि पूरी तरह से जो है दफ़ा 144 को हटाया जाए कुछ घंटों के लिए ताकि ईद की नमाज आज़ाद माहौल में हो, तो वो देखने वाली बात होगी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि कल किस तरह के हालात वादी में रहते हो। जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया कि यहाँ हालात अब मामूल पर आए हैं और यहाँ अब उस तरह की कोई टेंशन नहीं है। जम्मू में हालात बेहतर है। अब कश्मीर वादी की अगर हम बात करें तो इंतजामिया भी करीब से नजर रखे हुए कि किस तरह की सिचुएशन होगी, उस वक्त ही इंतजामिया वहाँ फैसला लेगा। सनम तसद्दुक, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ राहत जरूर मिली है लेकिन अभी भी दिक्कतें हैं। अगर हम कहें ईद की तैयारियों के लिए, जैसा कि आपने कहा कि 2 भेड़ की जगह 1 भेड़ खरीदा जा रहा है, अगर हम लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए इंतज़ामिया ने कहा था कि हम कोशिश करेंगे ज़रूरियात ज़िंदगी आम लोगों तक पहुँचे आसानी से। ATM को लेकर लंबी कतारें दिखी, तो क्या दुकानें कुछ देर के लिए खुले, लोगों को ज़रूरी अशिया पहुँच जाए, ऐसा कुछ अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से किया गया है? सनम तसद्दुक। जी बिल्कुल जी, नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पे जो ATMs पे लंबी कतारें देखने को मिली और यहाँ पे कई ATMs खाली भी पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे दुकानों की हम बात करें तो जिस हिसाब से यहाँ पे ख़रीदारी रहती थी और जो लाल चौक या बाकी हमारे जो बिज़नेस सेंटर्स है, गोनी खान है या फिर जामा मस्जिद का इलाका है, वहाँ पे ईद से 4-5 दिनों पहले से ही चहल पहल लोगों की रहती थी, रौनकें रहती थी, लेकिन वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। और जहाँ लाल चौक की हम बात करें, जहाँ पे ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक डाइवर्शन करना पड़ता था और उसके बावजूद भी पाँव रखने की जगह वहाँ पे नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ पे बंदिशें आयद है और वहाँ पे कांटेदार तार बिछाई गई है और वहाँ पे कोई भी दुकान खुला नहीं है। और गनी खान की बात करें तो गनी खान में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं और वहाँ पे भी कोई जो नकला हमल लोगों की है वो देखी नहीं गई है। और जैसे हमने बात की लोगों से तो वो उनका यही कहना है कि अब ये कुर्बानी है, कुर्बानी देनी है, इसके लिए वो ईद मना रही है, लेकिन ईद की जो खुशियां हैं वो इस बार नहीं है और उनको वो नज़र नहीं आ रही है कि उनका कई लोगों का ये कहना था कि उनके पास वजह नहीं है ईद मनाने के लिए। हालांकि अगर जम्मू की हम बात करें या फिर लेह की बात करें, लेह की पहले से जो मांग रही है वो यूनियन टेरिटरी मांगते थे और वहीं जम्मू में कई लोग हैं जो दफ़ा 370 और 35 को हटाने के हक़ में थे। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो हमेशा इसके दिफा के लिए सामने रही और उन्होंने हमेशा उसके दिफा के लिए बात की। और जैसे आपने देखा कि जब इसे हटाया गया उससे पहले एक जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया गया और वो लोग साथ आए जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वही लोगों की अगर हम बात करें तो लोग भी इस फैसले से उस हद तक खुश नज़र नहीं आते और अब उनका यही कहना है कि अगर ये हमारी बेहतरी के लिए है तो फिर उन्हें मसूर क्यों रखा गया है घरों में और क्यों कर उनको ये नहीं बताया जा रहा कि कैसे यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदे हैं और क्या कुछ बदलेगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ 2 खानदानों ने या 3 खानदानों ने लूट मचाई है, उन्होंने पैसा खाया, लेकिन लोगों का यही सवाल है कि इन जो यहाँ पे ये 2-3 खानदान हैं उनको दिल्ली की ओर से ही हमेशा मामलत रही और वो उनके हर उस काम में शामिल रहे। हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए भी वो सवाल कर रहे हैं कि अगर वो इन खानदानों की बात कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती की PDP के साथ बीजेपी ने फिर क्यों कर 2 बार हाथ मिलाया। जी जलानी जी, बहरहाल सियासी तौर पर भी लोग सोच रहे हैं और सोच अभी भी जारी है। अगर बात करें मनोज, जिस तरह से आज अगर हम माहौल एक तरफ वहाँ पर जम्मू में ठीक है लेकिन वादी में अभी फिलहाल हालात बदले नहीं है, कुछ टेंस ज़रूर है लेकिन राहत दी जा रही है। सरकार की तरफ से कोशिश है कि बहुत जल्द राहत दी जाए, ये हालात पर डिपेंड होगा। लेकिन जैसे कि आज भी पाकिस्तान की तरफ से खिलाफ वर्जी हुई है, कर्नाचक सेक्टर पर जो है फिर पाकिस्तान ने चलबारी की है, किस तरह से इंतजामिया ने इसका जवाब दिया? फोर्सेस ने इस बारे में कोई जो है प्रेस ब्रीफिंग की है अभी?
जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं तो उससे जाहिर है कि पाकिस्तान खुश नहीं है। वो कुछ ऐसे बयानात आए हैं, वज़ीर आज़म हो या फिर वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हों, उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं जो भड़काऊ बयान है। उनका ये उन्होंने जैसे ही ये हालात यहाँ पैदा हुए तो उसके बाद से बयानात का सिलसिला शुरू हुआ और ये एंटिसिपेटेड था और ऐसा माना जा रहा था कि इस तरह के बयानात ज़रूर वहाँ से आएंगे और पाकिस्तान कंट्रोल लाइन पर कोई ना कोई हरकत ज़रूर करेगा। यही वजह है कि जब ये फैसला आना था उसके बाद उससे पहले ही सारी तैयारियां मुकम्मल की गई थी, चाहे वो कश्मीर वैली हो, चाहे वो राजौरी पूंछ का इलाका हो, जम्मू हो, चिनाब वैली हो, हर जगह इजाफी फोर्सेस को तैनात किया गया था कि कहीं अंदरूनी तौर पे कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश ना की जाए। वहीं दूसरी तरफ जो कंट्रोल लाइन है और इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ भी अलर्ट रखा गया था फौजियों को। ये कहा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई हरकत होती है तो उसका मौसर जवाब दिया जाए और वैसा ही आज हुआ। कानाचक के इलाके में पाकिस्तान ने बिला इश्ताल फायरिंग की और जिसका मौसर जवाब हिंदुस्तानी फ़ौज की तरफ से दिया गया। हालांकि ये जो सिलसिला है लगभग 2 घंटे जारी रहने के बाद फिर इख्तिताम को पहुंचा, ख़त्म हो गया। लेकिन अब भी जो कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल लाइन पर फौजी अलर्ट हैं, चाहे BSF हो बॉर्डर पे या कंट्रोल लाइन पे हिंदुस्तानी फ़ौज हो, बिल्कुल अलर्ट है क्योंकि इस तरह के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हो सकती है। क्योंकि एक बयान ये भी आया था पाकिस्तान की तरफ से जिसमें यह कहा गया था कि कंट्रोल लाइन पर फौज की तादाद बढ़ाई जाएगी POK की तरफ से, मकबूजा कश्मीर की तरफ से। तो उसके चलते ही जितने भी इंतजामात करने की ज़रूरत है वो तो सारे इंतजामात किए गए हैं और हमने देखा कि जैसे ही वहाँ से कोई हरकत होती है तो उसका मुवस्सिल जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर जो कि 15 तारीख तक मुकम्मल होनी थी। छड़ी मुबारक की जो रिवायत रही है अमरनाथ गुफा तक पहुँचने की, इसके लिए कहा जा रहा है कि जो है उसको हवाई रास्ते से पहुँचाया जाएगा। तो क्या उसमें अमरनाथ हवाई यात्रा से जब जाया जाएगा तो कौन लोग होंगे? क्या इंतज़ामिया के लोग होंगे या फिर जो इस वक्त उसके साथ महंत लोग होते हैं वो भी साथ होंगे? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? देखें, जिलानी जब अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी तो मैंने उसी दिन ये कहा था कि अमरनाथ यात्रियों को फिलहाल जाने नहीं दिया गया है। अमरनाथ यात्रियों को रोका गया है, यात्रा को रोका नहीं गया है क्योंकि जो जब यात्रा है वो अपने टाइम पे पहुंचेगी। श्रावण पूर्णिमाशी के दिन होती है, रक्षाबंधन के दिन इख्तिताम पजीर होती है यात्रा और छड़ी मुबारक जो है, छड़ी मुबारक वहाँ जाएगी पवित्र गुफा में अपने डेट पे और वहाँ पर दर्शन किए जाएंगे। अब रहा सवाल कि जो ट्रेडिशनल जो रूट था, जो माजी में जैसे छड़ी मुबारक निकलती थी, हमने देखा कि वक्त बदलने के साथ साथ जो हालात जब बदले तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी चेंजेस आई। पहले जब pre-90 की बात करें जिलानी तो ये जो यात्रा है छड़ी मुबारक दक्षिणी अखाड़े से निकल के पहले पांपोर, फिर बिजबिहाड़ा, फिर अनंतनाग, फिर मारतंड या जैसे मटन भी कहते हैं और उसके बाद पहलगाम, फिर चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरी से होते हुए गुफा तक पहुँच जाती थी। लेकिन जब हालात ख़राब हो गए तो उसके बाद जो छड़ी मुबारक का जो पूजन है वो या तो दक्षिणी अखाड़ा, फिर मट्टन अनंतनाग में और फिर पहलगाम में पूजा होती थी। लेकिन अब की बात जिस तरह के हालात हैं, ये कहा जा रहा है कि जो अमरनाथ यात्रा जो है, छड़ी मुबारक जो है, उसे हवाई जहाज़ के जरिए लिया जाएगा और उसमें जो लोग होंगे, पहले तो वो जो कस्टोडियन है यसोली में इसके महंत दीपेंद्र गिरी और उनके साथ कुछ साधु होंगे जो वहाँ चले जाएंगे। और रीति के अनुसार जैसा कि हमने पहले भी देखा है, गवर्नर जो कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो भी जाते हैं, लेकिन उनका जो जहाज़ होता है वो अलग होता है, वो भी दर्शन करते हैं। उस दिन जिस दिन यात्रा शुरू होती है तब भी गवर्नर वहाँ हाजिरी देते हैं और उसके बाद जब इख्तिताम को पहुँचे तब भी गवर्नर जाते हैं। लेकिन अब की बार जो होली मेस है, जो छड़ी मुबारक है, छड़ी मुबारक हवाई रास्ते से गुफा तक जाएगी और अपने जो उसके लिए मुकर्रर जो दिन किया गया है उस दिन पहुँचेगी और दर्शन करने के बाद छड़ी मुबारक को वापस दक्षिणी अखाड़ा लाया जाएगा और जहाँ वो साल भर के बाद रहेगी। जी सनत तसद्दुक, जिस तरह से हमने देखा 2 दिन पहले कि गुज्जर बकरवाल जो अपने कुर्बानी के जानवर लेकर वादी की तरफ आना चाहते हैं वो बाहर रुके थे। उनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी उसी पर है, वो खरीदार उन्हें नहीं मिल रहा है। तो क्या गुज्जर बकरवाल जो बाहर खड़े थे अपनी कुर्बानी के जानवर लेकर, उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी गई है, जो हल्की सी राहत अभी दी गई है? क्या कुछ देखने को मिला कुर्बानी के जानवरों को लेकर? जी
जी देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे जो गुजर बकवर या फिर जो यहाँ पे कसाब है जो कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं, वो कई लोगों को बाहर रोका गया था और उसके बाद, लेकिन हम बात अगर करें तो यहाँ पे लोगों में बाइंग पावर नहीं है और कई लोग ऐसे जो यहाँ पे मौजूदा हालात है उन हालातों को देखते हुए भी वैसे जानवर नहीं खरीद रहे हैं जैसे पिछले सालों में यहाँ पे कुर्बानी के जानवर लोग लेते रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग 2 या 3 भेड़ों की कुर्बानी देते थे वो इस बार चाह रहे हैं कि वो ये दीनी फरीज़ा अंजाम दे और एक ही भेड़ लेके वो ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त कैसा है, कैसे हालात रहेंगे वो उनको नहीं मालूम और उसको देखते हुए भी वो लोग खासे परेशान हैं। और वहीं अगर हम बात करें जो गुजर बकरवाल जो तबके से वाबस्ता लोग हैं जो भेड़ बकरियाँ लेके यहाँ पे आते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ पे कश्मीरी जो कसाब है जो ये कुर्बानी के जानवर बेचते हैं, उनका भी ये कहना है कि कई रोज़ तक उनको यहाँ पे जो ख़रीदार है वो नहीं मिल रहे हैं और जो दाम है दाम से कम में उनको माल बेचना पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी आज हमारी एक ऐसे ही जो कुर्बानी के जानवर बेच रहे थे, उनका ये कहना था कि उन्होंने 15 लाख रुपया कर्जा करके लिया है और उन्होंने ये जानवर खरीदे थे और उनको ये लगा था कि कुर्बानी के इन जानवरों से उनको भी कुछ कमाई होगी और उनका खर्चा निकल आएगा। लेकिन अब जो हालात बने हुए हैं उसमें उनका जो माल है वैसे ही है और अब उनको ये लग रहा है कि ईद उनकी बिल्कुल फीकी होगी और जो बच्चों के कपड़े या फिर खाने पीने का साजो सामान की बात छोड़ के उनका ये कहना है कि ईद के दिन उनके पास खाने को भी शायद कुछ नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनोज कौल आपका भी, सनम तसद्दुक आपका भी, कि पूरी जानकारी आपने दी और पूरे मुल्क के सामने जम्मू कश्मीर के हालात को आपने रखा और हमारे उन तमाम रिपोर्टर्स का जो पिछले लगातार 5 दिनों से जम्मू कश्मीर के हालात पर नज़र रखे हैं और एक रिस्क लेकर आप लोगों ने तमाम रिपोर्ट जो है न्यूज़ 18 के ज़रिए से पूरे मुल्क को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहता है जम्मू कश्मीर, आपने देखा रद्दमल अवाम का और अवाम की